नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ पाठक जी एक्सेलेंस। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक एज। आज हम देखेंगे कि वेदों का निर्माण किस तरह हुआ, वेदों की स्थापना कैसे हुई और वैदिक एज में लोगों की कंडीशंस क्या थी। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू माई सेल्फ। आई एम मयंक पाठक, ए फैकल्टी एट पाठक जी एक्सेलेंस। मेरे बाकी डिटेल्स यहाँ दिए हुए। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट मी यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी इट। कंटेंट, आज हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आर्यंस एंड सप्त सिंधु। आर्यंस कौन थे, सप्त सिंधु क्या है, वैदिक एरा या वैदिक काल क्या है, अर्ली वैदिक एज, पूर्व वेद काल, लेटर वैदिक एज यानी कि वेद काल जिसको बहुत कोई बोलते हैं, पूर्व वेद काल बोलते हैं, वेद के या वेद के बाद का काल। वर्ण सिस्टम, वर्ण क्या थे, चतुराश्रम क्या था, रिलीजन एंड एग्रीकल्चर क्या था, ड्रेस एंड कंडीशन ऑफ वुमेन क्या था। आर्यंस एंड सप्त सिंधु। आर्यन केम्स टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया। आर्यंस जो है इंडिया आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। और सेंट्रल एशिया से आने वाले आर्यंस सिर्फ इंडिया ही नहीं आए थे, वो यूरोप भी गए थे। वो 3 जगह दुनिया में गए थे जिसमें से यूरोप और एशिया ज़्यादा फेमस है। यूरोप का आप एग्जांपल दे सकते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो नाजी जर्मनी में नाजीज़म का सिंबल जो था नाजी पार्टी का वो स्वस्तिक था, और जर्मन्स को नॉर्डिक आर्यंस बोलते थे। और इंडिया के आर्यंस का तो आप पढ़ाई अभी देखने ही वाले हैं। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के फॉल के बाद आए थे। जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत हो गया, वो अपना फेम खो चुका था, बहुत सारे बाढ़ में डूब भी गए थे कहीं कहीं पे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जब इधर उधर हो गया, पूरा उथल पिथल मच गया, उसके बाद ये आए थे। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन 3300 BC से 1300 BC तक थे, 2000 साल तक। उसके बाद के 200-300 साल वैदिक एज कहलाते हैं, क्योंकि ये लोग आ गए थे 1300 BC में। थे फर्स्ट केम एंड सेटल्ड इन एरियाज ऑफ मॉडर्न पंजाब और पाकिस्तान। पंजाब जानते हैं कि एक ही है, लेकिन बंटवारे के बाद वो भारत पाकिस्तान में बट गया है। ये जब आए थे ना, तो वो भारत वाले पंजाब में नहीं, पाकिस्तान वाले पंजाब में आए थे। दे नेम्ड द लैंड एज सप्त सिंधु और द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। यहाँ जब आए थे उन्होंने उसको नाम दिया था सप्त सिंधु, 7 नदियों का स्थल। और वो 7 नदियाँ थीं रावी, झेलम, चेनाब, सतलज, ब्यास, सरस्वती एंड ऑब्वियसली इंडस, क्योंकि सिविलाइजेशन खत्म हुआ था, नदी नहीं। वैदिक एरा, वैदिक एरा 1300 BC फॉल ऑफ हड़प्पा के साथ शुरू हुआ, और 1100 BC, कहीं कहीं पे 1000 BC भी लिखा हुआ है, वहाँ तक चला। The period is known as Vedic era or Vedic age due to the creation and writing of Veda. वेद की रचना इसी वक्त हुई थी। आप हिस्ट्री को कभी भी माइथोलॉजी से कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि माइथोलॉजिकली देखा जाए तो वेद के हमारे 2 अरब साल होने वाले हैं, लेकिन हिस्टोरिकली देखें तो वेद के हमारे 5000 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। कुछ भी हो, वेदों की रचना इसी समय हुई थी। हम हिस्ट्री को देखने वाले हैं, माइथोलॉजिकली हमें देखना नहीं है। माइथोलॉजी का अलग चैप्टर होते हैं, अलग कोर्स होता है, अलग सिस्टम होता है। हिस्ट्री में आप अशोक पढ़ते हैं, माइथोलॉजी में आप राम पढ़ते हैं, यही अंतर है। द पीरियड इज नोन एज वैदिक एज, मैंने बता ही दिया है। वेद एक संस्कृत शब्द से लिया गया था, जिसका शब्द का नाम है विद। उस विद शब्द से वेद शब्द को निकाला गया। विद का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान, चेतना। ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया, और उसके कई लगभग 1000 से 1500 सालों के बाद वेद यानी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद लिखे गए। इसका मतलब ये है कि ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है, और उसी के आधार पे वैदिक काल का नाम पड़ा है। बाकी सारे तो बहुत बाद में आए हैं। और वैदिक पीरियड को 2 भागों में डिवाइड किया गया। जिस तरह हिस्ट्री को डिवाइड किया गया था कि जब से लिखना लोग शुरू कर गए तब से हिस्ट्री, उससे पहले का प्री हिस्ट्री, उसी तरह वेद को भी इसी तरह बांटा गया है।
ऋग्वेद के रचना के बाद का वक्त जो है वो कहलाता है लेटर वैदिक एज। रचना से पहले का वक्त होता है अर्ली वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज ये वो वक्त था जब ऋग्वेद लिखा नहीं गया था, और इस वक्त में कोई वर्ण सिस्टम नहीं, कोई कास्ट सिस्टम नहीं, कोई आश्रम व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। सबके पास सारे अधिकार, सब बराबर। जैसे आज बोलते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी, उस समय लोगों के पास थी राइट टू इक्वालिटी। वी ऑल आर इक्वल, कोई भी कहीं भी जा सकता है। वुमेन्स के पास पावर थी कि वो शिक्षा ग्रहण करती थी, एजुकेशन पाती थी, प्रॉपर्टी होल्ड करती थी, शासन करती थी, एडमिनिस्ट्रेशन में आती थी। एवरीवन वाज अलाउड टू गो टेम्पल एंड वर्शिप, क्योंकि सब बराबर, तो कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र, कोई अति शूद्र नहीं, सब मंदिर जाए पूजा कर सकते हैं। कोई ब्राह्मणिज्म नहीं था। देखिए वहाँ पे कोई भी कास्टिज्म नहीं था, लेकिन ब्राह्मणिज्म शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि आगे अगर आप हिस्ट्री के वीडियोस देखेंगे तो स्पेशली इन मीडिएवल पीरियड ब्राह्मणिज्म आपको बहुत दिखाई देगा, और गुप्ता पीरियड में भी। तो ये बहुत कॉमन यूज टर्म है, इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया है। और देयर वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि कोई जात ही नहीं थी किसी की, तो डिस्क्रिमिनेशन किस बात पे करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पे कर सकता है कि मेरे पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, आपके पास कम है, तो उस पर भी उतना नहीं होता था, क्योंकि सबको पता है कि एक दिन मेरा भी आएगा, मेरे प्रॉपर्टीज कम हो सकते हैं, एक दिन उसका भी आएगा, शायद वो भी कमा लेगा, इसलिए उस हद तक डिस्क्रिमिनेशन था ही नहीं। लेटर वैदिक एज ये वो वक्त था जब ऋग्वेद लिखा जा चुका था और सोसाइटी में बदलाव जो आने लग गए थे। कुछ भी होने के बाद सोसाइटी में पहले बदलाव आता ही था, क्योंकि उतने सारे टेक्स्ट थे नहीं। आज के डेट में कोई नया वेद लिख दे तो हिंदू धर्म में बदलाव ही आएंगे, क्योंकि वेद को अब हिंदू धर्म का ग्रंथ जिस तरह मानता है, अगर 5वां वेद आज के डेट में लिखा जाता है तो धर्म में बहुत बदलाव आएंगे। उसी तरह उस समय ऋग्वेद लिखाने के बाद बहुत बदलाव आए थे। आज 5वां में इतना बदलाव आएंगे, उसके तो पहले ही वेद था, पूरा सोसाइटी ही बदल गया था। पीरियड जो है इसे ऋग्वेदिक एज भी इसी के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये ऋग्वेद के लिखाने के बाद का काल था। कास्ट सिस्टम यहीं से उठना शुरू हुआ, वर्णा सिस्टम बना, और वर्णा सिस्टम ही आगे जाके इतना बट गया कि आज हम लोग उसको कास्ट सिस्टम बोलते हैं। वर्णा सिस्टम पहले जो बनाया गया था, वर्णा सिस्टम वो ऑक्यूपेशन के आधार पर बनाया गया था कि हाँ जो कि जिस काम को कर रहा है उसको उस वर्ण में डालो। वो बहुत अच्छा था कि हाँ ब्राह्मण का बेटा भी अगर चाहे तो राज कर सकता है, क्षत्रिय का बेटा व्यापार कर सकता है, व्यापारी का बेटा किसी की सेवा करना चाहे वो कर सकता है, शूद्र चाहे तो वेद पढ़ के टीचर भी बन सकता है। वो सब पहले ऑक्यूपेशन के ऊपर था। धीरे धीरे वो हेरिडिटरी हो गया कि नहीं, शूद्र का बेटा शूद्र ही रहेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण। चतुराश्रमवाद इंट्रोड्यूस, जिंदगी को 4 भागों में बांट दिया गया था, 4 आश्रम नाम दिए गए, और महिलाओं की भी दुर्दशा होनी यहीं से शुरू हुई है। उनके शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया, प्रॉपर्टी होल्ड करने का अधिकार छीन लिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार छीन लिया गया, घर के अंदर रहने को बोल दिया गया, घर के अंदर रहो, खाना पीना बनाओ, घर को संभालो, उनको वही ताकत दिया गया। बस वुमेन्स का हाल है यह कर दिया। वर्णा सिस्टम, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिन्होंने यहाँ पे अभी हम पहले हेरिडिटरी नहीं, पहले ऑक्यूपेशन के आधार पे बात करने वाले, जिन्होंने ये चुना कि हमें पढ़ना है, पढ़ाना है, पूजा करना है, संत बनना है, या फिर मंदिरों का केयर टेकिंग करना, वो सब जो काम जो कि टीचिंग और रिलीजन से रिलेटेड थे, उनको चुनने वालों को ब्राह्मण्स में डाला गया, जो शिक्षक थे या प्रीस्ट थे, टीचर्स एंड प्रीस्ट। उस समय वर्ण को कलर से डिनोट किया जाता था, क्योंकि ये सबसे ऊपर का सबसे उच्च था, शिक्षा प्रदान करना, टीचिंग, और इसके वजह से शांति भी बनी रहती थी, सिस्टम अच्छा रहता था, इसलिए वो वाइट कलर दिया गया। उसके बाद क्षत्रिय आते हैं, जिन्होंने ये चुना कि हमें राज करना है, या फिर जिन्होंने ये चुना कि हमें रक्षा करनी है, क्योंकि उस समय सिर्फ विदेशी दूसरे पड़ोसी राज्य ही खतरे नहीं थे। उस समय उतने राज्य बने नहीं थे, लेकिन थे कुछ, तो वही खतरे नहीं थे उस समय। जंगली जानवर आ जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो उन सब में
किस तरह से मैनेज करना है, कौन से नियम बनाए जाएँ, किस तरह से रक्षा की जाए, उसको करने वालों को क्षत्रिय बोला गया। क्योंकि ये युद्ध शैली में माहिर होते थे, और आप भी जानते हैं युद्ध रक्त से ही प्रभावित है, तो ब्लड शेड के कलर को चुनते हुए इनको दे दिया गया रेड कलर। वैश्य, वर्किंग क्लास या फिर बिजनेस क्लास, इसके अंदर आपको उस समय के व्यापारी और जितने भी बिजनेस से रिलेटेड लोग होते थे, मार्केट के दुकानदार, ज़मींदार, सब बिजनेस करने वाले वो लोग आते थे। इसमें आपको मार्केट रिलेटेड पीपल्स जैसे कि बिजनेसमैन, ट्रेडर्स मैंने बोल ही दिया आते थे। और क्योंकि धरा का रंग, क्योंकि ये लोग ज़मीन में काम करते थे, धरा का रंग होता है येलोइश। कई सारे कविताओं में भी आपने पढ़ा होगा, पीली धरती, घास सूख जाने पे हरी होती है लेकिन आमतौर पर पीली दिखती है, तो इसलिए येलो कलर दे दिया गया। और ऊपर से ये लोग जहाँ पे थे वहाँ पे बगल में रेगिस्तान भी है आज के डेट में, पीला ही दिखता है वो। शूद्र, दे वर द लोअर मोस्ट क्लास ऑफ द सोसाइटी एंड देयर ड्यूटी was to serve other class। इनका काम क्या था कि बाकी के कास्ट को सर्व किया जाए, सेवा की जाए। इनके पास कोई ताकत नहीं था कि ये बिजनेस करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कुछ। और क्योंकि इनको दूसरों को सर्व ही करना था, आगे जाके जब ये हेरिडिटरी हो गया तो कभी ब्राह्मण शूद्र के यहाँ पानी पीना भी नहीं चाहते थे, वैश्य तक शूद्र के यहाँ पानी नहीं पीना चाहते थे। तो चूंकि ये इतने पिछड़े जात थे, इसलिए इनको ब्लैक कलर दे दिया गया है। क्योंकि कहते हैं ना, काले रंग पे कोई भी रंग चढ़ा दो वो काला ही रहेगा, इसलिए इनको कुछ भी आ जाए ये बदलने नहीं चाहिए। इसके अलावा भी एक जात थी जो अति शूद्र कहते हैं, जिसको आज हम लोग अछूत भी बोलने लगे, अनटचेबल्स, जो शहर के बाहर रहते थे और वो जानवर का, चमड़े का और शमशान में चिता जलाना, उन सब का काम करते थे। चतुराश्रम, 4 आश्रमों में उस समय पूरी जिंदगी बट गई थी। ब्रह्मचर्य, इस दौर में बच्चे का जन्म होगा तो उससे लेके 25 साल तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। इसी पीरियड में उसको करना क्या है, शिक्षा ग्रहण करनी है, आगे ज़िंदगी कैसे निर्वाह करना है उसके बारे में ज्ञान पाना है। थ्रेड सेरेमनी, जिसे हम लोग हिंदी में उपनयन संस्कार या जनेऊ भी बोलते हैं, बचपन में जन्म से 4 से 5 साल के अंदर वो हो जाता है। उसके बाद वो चला जाएगा गुरुकुल, गुरु के पास। घर में बच्चा का बचपन नहीं बीतता था, वो गुरुकुल में बीतता था। गुरुकुल जाने के बाद वो तब तक वहीं गुरुकुल में रहेगा जब तक उसकी सारी शिक्षा कंप्लीट ना हो जाए। जैसा कि मैंने बोला कि वर्ण सिस्टम आगे जाके हेरिडिटरी हो गया था, तो उसके बाद शिक्षा भी वैसी ही हो गई थी। ब्राह्मण जो बच्चा गुरुकुल जाएगा उसे वेद और शास्त्रों का पाठ कराया जाएगा। क्षत्रिय जो जाएगा उसे युद्ध शैली और राजतंत्र में माहिर किया जाएगा। वैश्य जो जाएगा उसे व्यापार तंत्र सिखाया जाएगा, मुद्राओं के बारे में बताया जाएगा। और शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। फिर ये जो फेज था, इसमें बच्चा जब तक अपना शिक्षा पूरा नहीं करता तब तक उसका ब्रह्मचर्य था। अगर 25 साल से पहले वो पूरा कर गया तो वो घर वापस आ जाएगा, वरना आखिर तक 25 तक हो ही जाता था सबका पूरा। गृहस्थ 25 से 50, जो 25 से पहले घर आ गए हैं वो धीरे धीरे अपने पिता का हाथ बटाना शुरू कर देते थे काम में। लेकिन 25 से 50 ये है कि आपको जिम्मेदारी खुद ही उठानी है। अब आपके पिता आपकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आपकी विवाह होगा, आपको अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है, अपने विवाह के बाद अपना देखना है, परिवार की जिम्मेदारी उठानी है। सब काम आपको इस समय गृहस्थ में होता था कि काम करना है, परिवार की जिम्मेदारियां उठानी, उनके शौक पूरे करने हैं। जितने भी घर की जिम्मेदारी थी, गृहस्थी संभालना शॉर्ट में, इसी के लिए इसे गृहस्थ बोलते हैं। गृहस्थ के बाद आता है वानप्रस्थ, 50 से 75। गृहस्थ में आपको करना ये भी रहता था ना कि अपने पिता को रिटायर करना है कि हाँ भैया, ये पापा आपका हो गया है, अब हम जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, आप आराम कीजिए। तो वो जो आपके बेटे जब फिर 25 होंगे तो वो आपको रिटायर करेंगे 25-26 में। तो वो 50 से 75 आप जब रिटायर होंगे तो आपका काम है वो कि अपने बच्चों को, नाती पोतों को, उन आपको अपना एक्सपीरियंस बांटना है कि 50 साल ज़िंदगी जिए, कुछ तो ज्ञान आया होगा। ज़िंदगी से बड़ा टीचर कोई नहीं होता है।
एक्सपीरियंस दीजिए कि बेटा हम ये काम करते थे, इसमें ऐसा ऐसा भी प्रॉब्लम्स आते हैं, इस प्रॉब्लम में ऐसे बचना है, इस प्रॉब्लम से ऐसा मत करना, मेरे को लॉस हुआ था। वो सब ज्ञान वान देना, जितना हुआ अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बांटना। और वानप्रस्थ को आप वर्ड को देखेंगे तो थोड़ा आपको लगेगा ये वर्ड एक इंडिकेशन दे रहा है, वन की ओर प्रस्थान, क्योंकि इसके बाद का फेज वन की ओर प्रस्थान का ही है। तो ये बता रहा है कि आपका आखिरी वक्त घर में आपने सारा एक्सपीरियंस दे दो और इसके बाद आपको घर छोड़ना है। तो इस समय बुजुर्ग ग्रैंड पेरेंट्स वाली लाइफ जीते थे, नाती पोते हैं, थोड़ा ज्ञान दे रहे हैं उनको, अपने बच्चों को ज्ञान दिए, अपना एक्सपीरियंस बांटे, जितना उनको आता था सब सिखाए, और 75 तक अपना सारा जिम्मेदारी त्याग दिए कि, और मोह माया भी कि नहीं अब मेरे को इससे मोह नहीं है कि मेरे को ये खाना मिलेगा, फिर उसके बाद मेरे को इससे मोह नहीं है कि चलो हम यही पहनेंगे। धीरे धीरे सब चीज़ का मोह, परिवार का मोह, ये सब त्याग के 75 की उम्र में वो सन्यासी बन जाते थे, सन्यास लेंगे। सन्यासी क्या है कि घर त्यागेंगे, जंगल की ओर जाएंगे, वहीं एक छोटी सी कुटी बनाएंगे, उसी में रहेंगे, हरि नाम का जाप करेंगे, जिंदगी भर भक्ति में बिताएंगे, और अंत समय मुख में राम का नाम। बस वैसे ही था उनका कि मृत्यु उनकी सन्यासी के रूप में होगी, भगवान का जप करते हुए, जब भी हो, चाहे वो 75 से 120 क्यों ना जी जाए, मृत्यु उनकी उसी में होगी। और अब यहाँ पे उनको कोई मोह माया कुछ नहीं है, उनका परिवार क्या कर रहा है इससे उनको टेंशन नहीं है। रिलीजन एंड एग्रीकल्चर। वैदिक एज में पीपल बहुत रिलीजियस थे। अर्ली वैदिक पीरियड सभी को मंदिर जाने का अलाउ किया जाता था, लेकिन लेटर वैदिक एज में ब्राह्मण्स मंदिर का डिपार्टमेंट संभालने लग गए, वर्शिपर्स बन गए, जो भी आएंगे भाया ब्राह्मण भगवान के पास जाएंगे। वो उस समय जो गॉड्स को पूजे जाते थे, हमारे जहाँ जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष देव, उन्हें पूजा जाता था, जैसे कि सूर्य, सन गॉड, मून गॉड, चंद्रदेव, स्टार्स, अलग अलग स्टार्स का था, ध्रुव तारा हो गया जैसे वो लोग, फिर वायुदेव, पवन जिसको बोलते हो, गॉड ऑफ एयर और विंड, इंद्रदेव जैसे आज हम लोग बोलते हैं, उस समय गॉड उस तरह से नहीं, वर्षा के देवता, तूफान के देवता, इस तरह से बोला जाता था, वर्षा के देव, तूफान के देवता, आग के देवता जिसको अब अग्नि भी बोलते हैं। अब तो हम लोग बहुत सारे देवताओं के नाम भी पढ़े हैं, उस समय एक ही बार में सब कुछ नहीं हुआ था। और इस समय वहाँ पे एक गॉड ऑफ वाइन भी था जिसको सूरा बोलते थे, सॉरी सूरा नहीं, सोमा, वाइन, उसको भी तक पूजा जाता था। लेटर वैदिक पीरियड में पीपल स्टार्टेड चैंटिंग हिम्स टू वर्शिप, लोग मंत्रोच्चार करने लग गए भगवान को खुश करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए, लेटर वैदिक के टाइम में। यह अर्ली वैदिक में नहीं था। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द दैट टाइम, उस वक्त एग्रीकल्चर सबसे मुख्य काम था, क्योंकि पीपल क्रॉप्स ग्रो करते थे, जैसे राइस, व्हीट, जूट, कॉटन, मेज एटसेट्रा, बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो करते थे, कुछ वेजिटेबल्स भी ग्रो करते थे और वही खाते थे वो। और मोस्ट ऑफ द पीपल्स एग्रीकल्चर पे ही सर्वाइव करते थे, क्योंकि जब वैदिक काल आ रहा था तो लोग हंटर्स एंड गैदरर्स से वेजिटेरियंस बनते जा रहे थे धीरे धीरे। ड्रेस एंड कंडीशन ऑफ वुमेन। वैदिक पीपल का ड्रेस बहुत सिंपल था, क्योंकि उस समय उतनी सिलाई मशीन और ये सब बनी नहीं थी टेक्नोलॉजी, तो लोग बहुत सिंपल ड्रेस में रहते थे। जैसे 3 लंबे लंबे कपड़े का इस्तेमाल किया जाता था उनको पहनने के लिए, जो ऊपर एकदम छाती पे ले लिया जाए वो हो गया वासा, उसका बोलते थे वासा। जो धोती की तरह एक नीचे अपने लोअर बॉडी में बांधा जाए या पहना जाए, उसको कहते थे नीवी। और जैसे आपने बिहार में देखा होगा, लोग कपड़े के ऊपर भी गमछा ले लेते हैं, यूपी बिहार में आप ज़्यादा ट्रेडिशन देखे होंगे इसका। इस तरह से ऊपर प्राचीन काल में भी था, एक अलग ऊपर से एक और वस्त्र ले लेते थे, जो कि मुसीबत पड़ने पे धूप को, ये धूप अगर बहुत तेज है तो सिर में ओढ़ लिए, उसके भी काम। और वो इसमें भी काम आता था कि बाई चांस अगर कोई कपड़ा कहीं पे फट गया है तो उसको कवर कर दे। तो एक ऊपर से जो वस्त्र होता था उसको हम लोग आदिवासा बोलते थे। वुमेन का कंडीशन मिजरेबल होना यहीं से शुरू हुआ है, वैदिक एज से ही। अर्ली वैदिक पीरियड में जैसे मैंने बताया, वुमेन्स वर अलाउड टू गेट एजुकेशन, होल्ड प्रॉपर्टी एंड इवन एडमिनिस्ट्रेट, बट लेटर वैदिक एज पावर्स उनके ये सारे छीन लिए गए, घर के अंदर बंद कर दिया गया।
women were kept behind four walls of home and they were forced to become a dependent on men. आजकल जैसे आप बहुत सारे मोटिवेशनल जगहों पे भी सुनते होंगे कि महिलाओं को बोला जाता, आजकल जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है तो बोलता है कि उनका कंडीशन कुछ ऐसा था कि जन्म हुआ तो पिता पे डिपेंडेड, जवानी में पति पे डिपेंडेड, बड़े होने पे पुत्र पे डिपेंडेड। तो ये डिपेंडेंट होने का जो शुरुआत हुआ था यहीं से हुआ था। होप कि आपको वैदिक एज समझ में आया होगा। वैदिक एज के बाद अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 16 महाजनपद के बारे में, और क्योंकि ये बहुत लंबा अगला वीडियो होने वाला है, क्योंकि 16 महाजनपद के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए इंट्रो नहीं दे रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। और इस वीडियो से रिलेटेड या अभी तक किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा इधर अगले वीडियो में और वहीं पे टेलीग्राम में ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।